हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जामिनेशन सितंबर में जो कंडक्ट किया जाने वाला है। 6 सितंबर को उसका डेट रखा गया है और इससे पहले सीटेट का बात करेंगे तो वो हमारा फरवरी मंथ में कंडक्ट किया गया था एंड वो एग्ज़ाम 7 और 8 को कंडक्ट किया गया था। तो 7 और 8 फेब में जो कंडक्ट हुई थी एग्ज़ाम सीटेट का, उस पेपर को अगर आपने अच्छे से एनालिसिस किया होगा, स्पेशली बहुत से लोग जो होते हैं वो ग्रेजुएशन उनका कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होता है। अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो सोशल साइंस सब्जेक्ट से वो करते हैं, और ऐसे नहीं कि सारे लोग, उसमें से कुछ लोग जिनका बैकग्राउंड साइंस का रहता है तो उनका बीएड अगर उन्होंने ग्रेजुएशन अपना साइंस सब्जेक्ट से किया हुआ होता है तो उनको बीएड भी उन्हीं सब्जेक्ट्स में से करना होता है। एंड देन जब सीटेट के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है तो उस टाइम पे अपना जो जो स्ट्रीम चूज करना होता है, एक हमारा साइंस वालों के लिए रहता है एंड एक हमारा सोशल साइंस वालों के लिए रहता है। तो स्पेशली इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस वालों का, जो ऑनलाइन फिल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उस वक्त वो सोशल साइंस अपना उसमें डालते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि सोशल साइंस में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अगर आपको ये आइडिया होगा कि सीटेट कितने इसमें कितने पेपर्स होते हैं एंड इसका एक ब्रीफ आइडिया आपको इसके सिलेबस का होगा कि क्या क्या इसमें सिलेबस इसका किन चीज़ों से मिलकर के बना है, एंड देन इसमें कौन सा पेपर के लिए आप एलिजिबल हैं, पेपर 1, पेपर 2, एंड इसके अंडर में आपको कौन से सेक्शन से कितना मार्क्स स्कोर आप करेंगे जिससे आपका ये एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया हुआ है कि हाउ टू स्कोर 45+ मार्क्स इन सोशल साइंस, तो मैं आपको एक इसका सिलेबस का ब्रीफ आपको आइडिया देती हूँ कि क्या क्या रहते हैं और इसके अंडर में सोशल साइंस में टोटल कितने क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें से आपको कितना मीन्स आप कितने मार्क्स इस सेक्शन से स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर आपने रटा नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्ट को कि हाँ बस आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो रहना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ इस नॉलेज को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में। स्पेशली पहले सीटेट का जो पेपर होता था वो उतना ज़्यादा मीन्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड नहीं रहता था, बट अब से ये जो लास्ट हमारा सीटेट का पेपर हुआ है फेब में, वो वाला पेपर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि आप कैसे नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ना कि आपको सिर्फ फैक्ट्स को रटना है। फैक्ट्स को रट करके जाइए तो डेफिनेटली आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पे आपका जो नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो नेसेसरी हो जाता है। एंड उसके बिना आप ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल साइंस के सेक्शन में फ्रेंड्स, बाकी जो सेक्शंस होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इस बार के सीटेट के पेपर में बिना आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट किए आप किसी भी सेक्शंस में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप पेपर को एक बार अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा। अगर मैं लैंग्वेज पेपर का बात करूँ तो उसमें भी वही सेम इशू था इस बार कि कहीं ना कहीं आपको अच्छे से बस आप रट करके गए कुछ कॉन्सेप्ट को, फैक्ट्स को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको इधर उधर थोड़ा नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो आपका लैंग्वेज सेक्शन का हो या फिर सोशल साइंस में तो बहुत ज़्यादा मस्ट है ये। एंड जो सीडीपी है वो भी कहीं ना कहीं पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक सेक्शन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एंड मैक्स टू मैक्स आप मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज आना चाहिए। सब हम आपको एक ब्रीफ आइडिया देते हैं कि सीटेट एग्जामिनेशन जो होता है वो हमारा इसमें 2 पेपर रहता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, 12th के बाद आपने डीएलएड किया हुआ है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके पास है तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हुआ है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे फ्रेंड्स, तो आपको पेपर 1 के लिए अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि जिनके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड का डिग्री होगा तो पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इट मीन्स प्राइमरी सेक्शन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
अगर आपके पास 12th DLED एंड आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, ठीक है, DLED प्लस ग्रेजुएशन आपके पास है, तब आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं, दैट इज फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। फ्रेंड्स, हम पेपर 2 के बारे में स्पेशली इस सेक्शन में बात करने वाले हैं। तो पेपर 2 में टोटल जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चंस, एंड आपको जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो 2 hours and 30 minutes अलॉट किए जाएंगे। इट मीन्स 150 मिनट्स, एंड टोटल जो मार्क्स रहते हैं फ्रेंड्स वो भी 150 रहता है। इट मीन्स 1 mark फॉर ईच क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि एक आपको ब्रीफ आइडिया देते हैं कि इसका पेपर 2 का सिलेबस क्या क्या रहता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें आपको जो 150 क्वेश्चंस रहते हैं फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले एक CDP का सेक्शन होता है। CDP का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी होता है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा होता है वो हमारा लैंग्वेज का रहता है पेपर। लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड, ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते टाइम पे सेलेक्ट करना होता है, एंड आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपको इसको सेलेक्ट करना है, बिकॉज आप जिस भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में आप, ठीक है, उसी लैंग्वेज पेपर को आपको अटेम्प्ट करना होता है एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो आपको बहुत ही अच्छे से जिस लैंग्वेज में आपको लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपका अच्छा है ये लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज को आपको चूज़ करना है। तो एंड आपको गलती से भी एग्ज़ाम में आपको इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स गलती करने का चांस होता है। मैं आपको ये खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इसमें लैंग्वेज 1 में फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट किया हुआ इंग्लिश एंड लैंग्वेज 2 में हिंदी, तो आपने गलती से एग्जाम के टाइम पे अपने लैंग्वेज 1 जो आपका इंग्लिश था उसकी जगह आपने फॉर एग्जांपल हिंदी का पेपर सेलेक्ट बना लिया, सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके की अगर आप गलती करते हैं तो फ्रेंड्स आपका OMR जो है इससे इस सेक्शन का आपका चेक नहीं होता है, एंड आपका ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा मार्क्स कम हो जाएगा। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको ये गलती नहीं करना है, इसलिए सबसे ज़्यादा इशू लैंग्वेज का होता है। तो आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, एंड सॉल्व करते टाइम पे भी आपको पहले अच्छे से देख लेना है कि आप कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, आपने जो सेलेक्ट किया हुआ था वही सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। CDP के भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 30 मार्क्स। अगर मैं लैंग्वेज का बात करूँ तो इसमें जो लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड रहते हैं दोनों में 30 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 30 मार्क्स दोनों का हुआ। तो अभी तक हम लोग 30 CDP एंड 30 + 30 इधर जो हमारा लैंग्वेज का है, टोटल मिलाकर के 90 हो चुके हैं, 90 क्वेश्चंस। अब आते हैं कि अब जिनका साइंस रहता है चूज़ किया हुआ तो उनको मैथ साइंस वाला सेक्शन सॉल्व करना होता है, एंड जिनका सोशल साइंस रहते हैं उनको सोशल साइंस वाला सेक्शन सॉल्व करना होता है। क्वेश्चंस बुकलेट जो होता है फ्रेंड्स उसमें ऐसा नहीं है कि अलग से रहता है कि साइंस वालों के लिए अलग से बुकलेट मिलेगा एंड जिनका सोशल साइंस है उनके लिए अलग से मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सेम ही बुकलेट में ये रहता है। आपको खुद से एग्जाम में सॉल्व जब आप देंगे उस टाइम पे आपको ये देखना होता है कि आपने कौन सा सेलेक्ट किया था एंड आपका कौन सा बैकग्राउंड रहा है, तो आपको उसी को सॉल्व करना पड़ता है। अभी तक 90 मार्क्स के हो चुके हैं, 90 क्वेश्चन में हो चुके हैं, तो अब बचता है हमारा 60 क्वेश्चंस। इट मीन्स 60 मार्क्स अभी आपके पास है। तो ये आपको जो 60 मार्क्स दिलाएगा फ्रेंड्स, या फिर सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग होता है एंड सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो सेक्शन होता है यही होता है हमारा। जिनका सोशल साइंस रहता है तो ये वाला सेक्शन, जिनका मैथ साइंस रहता है तो मैथ साइंस वाला सेक्शन। यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सके, सो दैट कि आप इजिली जो आपका कट ऑफ होता है और वैकेंसी जो मार्जिन सेट किया गया है CBSE की तरफ से वो आप उसको आप क्रॉस कर सके। जनरल कैटेगरी वालों के लिए फ्रेंड्स 90 मार्क्स स्कोर करने होते हैं, 90 और अबव 90, या फिर आपको 90 से ज़्यादा लाना है। अगर आप ST SC एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स तो आपको 82 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा स्कोर करना होता है। तो अगर इस सेक्शन में आप गड़बड़ी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपका मार्क्स कम आ जाएगा एंड क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इस सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके साथ साथ जो लैंग्वेज वाला सेक्शन होता है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस का ज़रूरत है, तभी CDP जनरली सभी लोग वो पेपर कहीं ना कहीं आप B.Ed में अपना पढ़े हुए होते हैं तो वो हो जाता है। बाकी ये दोनों सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड्स सोशल साइंस में, एंड इसमें 40 क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट के रहते हैं। इट मीन्स जो हमारा सोशल साइंस का कोर सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री हो गया हमारा, ज्योग्राफी एंड जो हमारा पॉलिटी होता है जिसमें हम लोग सिविक्स वगैरह बोलते हैं वो। एंड इसमें 20 क्वेश्चन जो होते हैं फ्रेंड्स वो पेडागॉजी के होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको CDP वाला यहाँ पे नॉलेज हेल्प आएगा।
फ्रेंड्स अब हम थोड़ा बात करते हैं कि आप कैसे सोशल साइंस, मैंने तो बता दिया कि आप रटा रटाई अगर आप रेक्टिफिकेशन को फॉलो करते हैं तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे इस सेक्शन में। स्पेशली मैं बात करूं तो आपको कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को, फैक्ट्स को बस रट के ना जाएं। हाँ, कुछ चीज़ें रटने वाली चीज़ें होती है तो रटना भी बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ बस सब कुछ समझना ही होता है, कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं तो उसको रटना चाहिए। बट बाकी जो होते कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ रेक्टिफिकेशन पे। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर को फॉलो करते हैं, कॉम्बिनेशन आपको फॉलो करना है कि कुछ चीज़ें रट के भी जाना है फैक्ट्स वगैरह को, एंड बाकी चीज़ों को आपको रटे हुए फैक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, तब आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे फ्रेंड्स। मैंने इस सेक्शन में सोशल साइंस में मैंने 47 स्कोर किया था आउट ऑफ 60। तो एंड इसमें मेरे कुछ क्वेश्चन CDP के लास्ट जब मेरा सारा सेक्शन हो गया था तो मैं लास्ट में इसी सेक्शन को अटेम्प्ट कर रही थी, इसलिए मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो रह गया। अदरवाइज और भी 4-5 क्वेश्चन थे जो कि मेरे से बन रहे थे जब मैं घर आकर के चेक की। तो बाकी मेरे 47 मैंने स्कोर किया इस सेक्शन में। तो वो भी ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मैंने बहुत ज़्यादा रटे थे पूरा, बस मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस किया था एंड कैसे उस फैक्ट्स को, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना मुझे अच्छे से आता था, तो बस उसी ने मुझे हेल्प किया। मतलब जो भी मेरा मार्क्स आया 47, बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, बट फिर भी ठीक है। 45 प्लस बहुत मतलब कम इसमें आने के चांस रहते हैं, बट फिर भी जो भी है तो आप 45 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस किया है तो ईजिली आपके आ जाएंगे 45, 44 इस तरीके के मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। माय मीडियम वॉज इंग्लिश, तो मैंने मेरा सोशल साइंस में जब मैं कंटेंट ढूंढ रही थी तो मुझे सारे कंटेंट यूट्यूब पे हिंदी में अवेलेबल मिल रहा था, एक आध कुछ चैनल के थे, तो मुझे इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा था वहाँ से। तो मैंने खुद से ही बस जो ओल्ड NCERTs होते उसमें भी स्पेशली सारे चैप्टर्स तो मैंने नहीं किए थे, 6 to 8 के कुछ जो गिने चुने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जहाँ पर जो कहीं ना कहीं बार बार CTET में पूछे जाते हैं उस चैप्टर से क्वेश्चंस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, वहाँ से नॉलेज को कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैंने बस वो सारे चैप्टर्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बस पढ़ लिए थे और इससे ज़्यादा मैंने सोशल साइंस में कुछ नहीं किया था फ्रेंड्स। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए स्पेशली इन इंग्लिश मीडियम, कि आपको जो कंटेंट चाहिए वो इंग्लिश मीडियम में, बिकॉज बहुत कम कंटेंट अवेलेबल में है इंग्लिश मीडियम में, ये बहुत ही मीन्स हार्श ट्रूथ है कि CTET के लिए उतना ज़्यादा इंग्लिश में कंटेंट नहीं मिलता है। तो अगर आपको सोशल साइंस से रिलेटेड इंग्लिश में कंटेंट चाहिए होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।